Jai Hind friends, let's start with question number 42. Reserve Bank of India regulates the commercial bank in the matter of select the correct answer. ठीक है, देखो रिजर्व बैंक को क्या कहा जाता है? बैंकर्स ऑफ बैंक। और रिजर्व बैंक के पास जो भी रेगुलेटरी या फिर जो अदर पावर उन्हें मिलती है वो मिलती है आरबीआई एक्ट से। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट के तहत उन्हें लिक्विडिटी ऑफ असेट, ब्रांच एक्सटेंशन, मर्जर ऑफ बैंक, वाइंडिंग अप ऑफ बैंक, ये सारे मैटर्स में उनको पावर मिलती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। ठीक है, और कौन कौन सी पावर आरबीआई को मिलती है? तो एडवाइजरी की पावर मिलती है, उसके बाद लिक्विडिटी रेशो, फिर रिजर्व रेशो, इन्फ्लेशन टारगेट। ठीक है, अभी ये जो लिक्विडिटी असेट्स है ना, तो लिक्विडिटी असेट को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई आरबीआई यूज मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कौन कौन से मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं? तो एक है एसएलआर, मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और दूसरा है सीआरआर, मतलब कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, अभी 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, 2016 में इसका मेन एम था, क्या एम था? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाने का। ठीक है, और इस कमिटी में 6 मेंबर कमिटी थी ये। एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन थे? एक्स ऑफिसो चेयरमैन थे गवर्नर ऑफ आरबीआई। अभी 6 मेंबर है, 3 फ्रॉम आरबीआई, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स दो तो हमने देख लिए थे। ओके, सीआरआर और एसएलआर। बाकी के कौन कौन से टूल्स? तो बाकी के हैं बैंक रेट, उसके बाद सेलेक्ट सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, फिर ओपन मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आगे पूछ देखने को मिलेगा अपने को। फिर रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट द। अभी ये क्वेश्चन 2011 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, लोअरिंग द बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? अभी पहले देखते हैं बैंक रेट। देखो बैंक रेट जब बढ़ता है ना, तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? तो लोग लोन कम लेंगे। लोग लोन कम लेंगे मतलब सप्लाई क्या होगा? कम होगा। और इसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल बैंक इज फॉलो अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। और ये मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से टूल्स होते हैं ये हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर द रेजिंग रिसोर्सेस फॉर। तो पहले समझते हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब क्या? मतलब खर्च ज्यादा और रेवेन्यू कम। ठीक है, और डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज फॉर रेजिंग रिसोर्सेस फॉर किसके लिए? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अभी इन्होंने एक हिंट दी, एग्जामिनर ने एक हिंट दी है हमें, एडजस्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी देखो पहले समझते बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस करना है आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। ठीक है, अभी ये एडजस्टिंग के लिए कौन कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं? तो टूल्स
टू एडजस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहला है एक्सचेंज रेट को क्या करना है, मैनिपुलेट करना है। अभी मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, एक तो डिवैल्यूएशन करके या फिर रिवैल्यूएशन करके, ठीक है। दूसरा है ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसीज में क्या क्या होता है, टैरिफ लगाना, फिर एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्रोवाइड करना। थर्ड है कैपिटल फ्लो मैनेजमेंट। फोर्थ है फिस्कल पॉलिसी और फिफ्थ है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन भी 2011 में हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पे देखो, रेगुलेट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। वो सिक्युलर थे और उस टाइम कॉटन भी मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट वन क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, दे पजेस ग्रेट प्लेस एंड टेम्पल। वो सिक्युलर थे ना, तो ये तो गलत है, ठीक है। दे वर्शिप वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज, सही है। वो मेल डेटीज कौन से थे, पशुपतिनाथ, और फीमेल डेटीज थी मदर गॉडेस। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्राइव चार्टर इन। अभी देखो इस टाइम में हॉर्स का कोई मेंशन है ही नहीं, तो वो चैरेट कहाँ से बनाएंगे, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू, ठीक है। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से एनिमल हमें पाए, मतलब उसके प्रूफ हमें मिले हैं। तो वो एनिमल्स हैं बफेलो, उसके बाद कैमल, एक है एलिफेंट और गोट, ठीक है। इनके प्रूफ हमें मिले हुए हैं। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी किसने किया था, तो 1924 में एक ब्रिटिश ऑफिसर है जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर जनरल था एएसआई का, आर्किटेक्चर सर्वे ऑफ इंडिया का। तो उसने अनाउंस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 1924 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग, करेक्ट आंसर पूछा। चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी एड्स। अबे मुझे इतना तो पता है कि चिकनगुनिया होता है एक फीमेल मॉस्किटोज की वजह से, उसका नाम है ईडस इजिप्टी, ठीक है। तो अगर चिकनगुनिया ऑप्शन वन को हटाते हैं तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, टू एंड थ्री, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन। अभी देखो 2011 में भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहां पे उन्होंने क्या मेंशन किया था, जैन फिलोसॉफी के बारे में, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 77 में, जैन फिलोसॉफी, ठीक है। अभी जैन डॉक्ट्रिन क्या कहती है, करेक्ट पूछा हमें। सर्वे द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेशन कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनांस। सही बात है, प्रायश्चित्त करना ही सबसे श्योरेस्ट वे है। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज द सोल, सीधा एनसीईआरटी से उठाया गया ये स्टेटमेंट है। अभी इस पे आपको और दो पीवाईक्यूज मिलेंगे आगे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अभी जैन डॉक्ट्रिन की ना तीन रत्नाज रहते हैं, ठीक है? थ्री रत्नाज। तो थ्री रत्नाज कौन कौन से हैं, तो राइट नॉलेज, उसे ही सम्यक जना कहा जाता है। उसके बाद राइट फेथ, मतलब सम्यक दर्शन। थर्ड है राइट कंडक्ट, मतलब राइट एक्शंस, जिसे सम्यक चरिता भी कहा जाता है, ठीक है। अभी इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नॉलेज, फेथ, कंडक्ट, के एफ सी, ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हो। अभी फाइव डॉक्ट्रिन्स ऑफ
जैन फिलोसफी कौन कौन सी है? तो 5 डॉक्ट्रिन्स में फर्स्ट आती है अहिंसा, दूसरा है सत्य मतलब ट्रूथ, थर्ड है अस्तेय मतलब नॉट स्टीलिंग मतलब चोरी करनी नहीं, फोर्थ है ब्रह्मचर्य, फिफ्थ है अपरिग्रह। ठीक है, तो ये सब चीजों को याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following term describe not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of the organs? तो ये जो कंसेप्ट है ना, वो इकोलॉजिकल नीश में आता है। ठीक है, तो एग्जामिनर हमें क्या बता रहा है अभी, इकोटोन, हैबिटेट और होम रेंज क्या है, इस पर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इकोटोन मतलब क्या? इकोटोन मतलब, अभी ये देखो, यहाँ पे और यहाँ पे दो इकोसिस्टम है। ठीक है, इकोसिस्टम नंबर 1 और इकोसिस्टम नंबर 2। तो इन दो इकोसिस्टम के बीच में जो एरिया होता है, इसे कहा जाता है इकोटोन। ठीक है, हैबिटेट मतलब क्या? जो एनिमल रहता है उसका होम मतलब ही हैबिटेट। और होम रेंज मतलब, अभी देखो, ये ये पूरा एक इकोसिस्टम है। ठीक है, इस इकोसिस्टम में ये उस एनिमल का घर है जिसे हम हैबिटेट कहते हैं। और ये जो साइड में इतना जो एरिया है ना, यहाँ पे वो क्या करता है, वो घूमता है इतने एरिया में, तो उससे कहा जाता है होम रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन अमंग। ठीक है, पहले समझते हैं स्मॉग क्या होता है। तो स्मॉग मतलब क्या? स्मॉग मतलब स्मोक और फॉग का मिक्सचर। स्मॉग एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ठीक है, इसमें एक टाइप है क्लासिकल स्मॉग, जिसे कई जगह पे ट्रेडिशनल स्मॉग भी कहा जाता है। तो ये बनता है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड स्मोक की वजह से। और कौन से इन्वायरमेंट में बनता है? तो वो ह्यूमिड एंड कूल क्लाइमेट रीजन में बनता है। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक कहाँ से बनता है? तो NO2, ओजोन, पेरिऑक्साइड नाइट्रेट, उसके बाद NO, फिर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इन इन जगह पे हमें फोटोकेमिकल स्मोक मतलब बनते हुए देख मिलता है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। अभी फोटोकेमिकल स्मोक बनने के लिए क्लाइमेट कौन सा लगता है? तो याद रखना, वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following mineral: calcium, iron, sodium. Which of the minerals given above required by human body for the contraction of the muscle? अभी एग्जामिनर ने हमें बताया नहीं कि कौन से मसल में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो एक हिंट दी हुई है एग्जामिनर ने हमें। अभी देखो, कैल्शियम मतलब क्या करता है, हमने बचपन से पढ़ा है। कैल्शियम क्या करता है? अपने बोन को स्ट्रेंथ करता है। ओके, स्ट्रेंथनिंग द बोन। सोडियम क्या करता है? तो सोडियम करता है कि जो फ्लूइड मैनेज करने का काम, फ्लूइड बैलेंस करने का काम करता है। फिर नर्व ट्रांसमिशन, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट का भी काम सोडियम की वजह से होता है। तो फिर आयन का इस यूज कहाँ पे होता है? आयन, आयन मिनरल क्या करता है, क्यों रिक्वायरमेंट रहती है आयन की? तो आयन मसल, देखो आयन मसल में एक मायोग्लोबिन बोल के एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, कि मायोग्लोबिन। और ये जो ऑक्सीजन है ना, वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: द पार्लियामेंट कमिटी ऑन द पब्लिक अकाउंट, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर ऑफ इन द लोकसभा, scrutinize the appropriate and finance account,
पब्लिक अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, सही लग रहा है। एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, तो एग्जामिन कर रहा है, एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ जो कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल ने जो रिपोर्ट दिया है ना, वो क्या कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है। ये पब्लिक अकाउंट, देखो पब्लिक अकाउंट मतलब कुछ तो फाइनेंस रिलेटेड है, ठीक है। और कंट्रोल सीएजी क्या करता है, कुछ तो फाइनेंस रिलेटेड ही काम करता है। एग्जामिन करने के लिए बोल रहा है, मतलब डिसीजन लेने की तो बात चल नहीं रही, मतलब एग्जामिन करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करने का काम। तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये 2 और 3 दोनों स्टेटमेंट सही है। ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 में दिखा, उन्होंने लोकसभा के 25 मेंबर्स नहीं होते, वो 15 मेंबर है। देखो दोस्तों, एग्जामिनर ना इस तरह के डेटा ट्रैप सेट करता है। देखो क्या यहाँ पे लिखा है, 25। तो अगर एग्जाम प्रेशर में हम 25 को 15 को 25 से कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में इसके कितने मेंबर होते हैं, 7, तो टोटल कितने, 22 मेंबर होते हैं, ठीक है। अभी ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है ना, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो वो होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। अभी ये कहीं लिखे हुआ रूल नहीं है, ना ही पार्लियामेंट्री रूल बुक में इसका मेंशन है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका कुछ मेंशन नहीं है। ये सिर्फ चली आई हुई उनकी प्रथा है, ओके। एक कन्वेंशन है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो भी चेयरमैन है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का फिलोसोफर, फ्रेंड और गाइड कौन होता है, तो वो कैग, ठीक है। कैग इज द फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। अभी थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। अपने पार्लियामेंट में 3 मेन फाइनेंशियल कमिटीज हुए, उसमें एक है पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरी है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी, इसको याद रखना, आगे इस पर क्वेश्चन है। एस्टीमेट कमेटी सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसमें 30 मेंबर है, और वो 30 मेंबर सिर्फ लोकसभा से आते हैं, राज्यसभा से नहीं आते। तो इस कंसेप्ट को याद रखना, आगे इस पर क्वेश्चन बनेगा। थर्ड कमिटी है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अभी बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट हु अमंग द above was preaching when the Lodi dynasty fall and बाबर टुक ओवर, ठीक है। तो बाबर और लोदी के बीच में जो बैटल हुआ था, उस बैटल को कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में हुई थी। दादू दयाल, इनका जन्म हुआ था 1550 में, और इन्होंने एक बुक लिखा है, उसका नाम है अनुभव वाणी। गुरु नानक जी, इनका जन्म हुआ था 1470 में, ओके। त्यागराजा, त्यागराजा जिनको श्याम शास्त्री भी कहा जाता है, ये कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड है, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, जिनका जन्म 1770 में हुआ था। तो अगर इलिमिनेट करोगे तो आपको समझ में आएगा, 3 तो आएगा नहीं, ये गया, ये गया। बी तो हर हालत में सही है, वैसे लग भी रहा है। उनका, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, 1470 में, ठीक है। और दादू दयाल 1550 में बोल रहे हैं, और ये बैटल कब हुई थी, 1526। तो एक तो गलत होगा, फिर ये गया, आंसर बचा ऑप्शन नंबर बी। अभी देखो, अभी जो भी नेक्स्ट पीवाईक्यूज हम और डिस्कस करेंगे ना, जो हिस्ट्री में कंटेम्पररी कंटेम्पररी बेस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। मतलब देखो, पर्टिकुलर एक राजा दूसरे राजा के कंटेम्पररी था, या फिर एक पर्टिकुलर राजा का कंटेम्पररी ये सेंट थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये कंटेम्पररी ना ये गलत होता है, ठीक है। बट अभी याद रखना है, ये जो बाबर, गुरु नानक जी, ठीक है। अभी 1526 पढ़ रहे हो तो विजयनगर विजयनगरा का एक एम्परर था, जिसका नाम है कृष्णदेव राय। 1509 से लेके 1529, इस कालखंड में उन्होंने शासन किया था। तो ये विजयनगरा एम्परर, कृष्णदेवराया, बाबर और गुरु नानक जी, ये
एक दूसरे के समकालीन थे, कंटेम्पररी थे। तो इस चीज को याद रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना कंटेम्पररी मतलब एक ट्रैप वर्ड है, और एग्जामिनर वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत देता है। बट मे बी अगर इस इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखो हर चीज अपन मतलब हर क्वेश्चन ना ट्रिक से सॉल्व नहीं होता, ठीक है। कई कई बार एग्जामिनर को भी पता रहता है कि इस बच्चों को पता है कि ये कंटेम्प्ररी है, तो ये गलत करेगा। बट यहाँ पे एग्जामिनर ने हिंट दी है हमें कि ये बाबर, गुरु नानक जी और जो कृष्णदेव राया है वो एक दूसरे के कंटेम्प्ररी है, समकालीन है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को याद रखना, ठीक है। मतलब ये दोनों कंसेप्ट को याद रखना, मतलब ये कंटेम्प्ररी का एक एक्सेप्शनल है, इस तरह से अपन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the food change in the ecosystem, which of the above kind of organisms known as the decomposer organisms, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन में क्या है, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया। अभी देखो वायरस क्या है, वायरस एक लिविंग होस्ट है, ठीक है, लिविंग होस्ट। तो वायरस तो आएगा नहीं, तो चलो एक को हटा के देखते हैं। एक हटाया, आंसर आया ऑप्शन नंबर बी, टू और थ्री, ठीक है। अभी देखो फूड चेन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, यूनिडायरेक्शनली इनकी एनर्जी फ्लो होती है। फूड चेंज, अभी देखो फूड चेंज को अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ उन्होंने कैटेगराइज किया है, जैसे कि ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है कि यहाँ पे ग्रास है, इस ग्रास को एक इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल, इसे कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरी एक है डेट्रस फूड चेन। तो डेट्रस फूड चेन में डेड ऑर्गेनिक मैटर्स या फिर उसे ही डेट्रस फीडिंग ऑर्गेनिजम्स, इनसे बनी हुई रहती है। और ये डेट्रस फीडिंग ऑर्गेनिजम्स को ही डेट्रीवोरस या डिकम्पोजर कहा जाता है, ठीक है। तो डिकम्पोजर क्या रहता है, मे बी एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। अभी एक कंसेप्ट बताना भूल गया था, ये जो बाबर है इसकी डायनेस्टी कौन सी होती है। तो डायनेस्टी है उसकी बाबर की मुरीड, ओके। बाबर बिलोंग्स टू मुरीड डायनेस्टी, बाबर बिलोंग्स टू मुरीड डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन वियर, ठीक है। अभी देखो एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था 2017 में भी, क्वेश्चन नंबर देखो, जस्ट अ मिनट, हाँ ये देखो बैंक रेट। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे जो सिमिलर ऑप्शंस रहते हैं, इन दोनों के बीच में ही आंसर, मतलब ये अ, इन दोनों से ही एक आंसर होगा, ठीक है। अभी इसी लॉजिक के साथ यहाँ पे देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन वियर वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेयर करंट मीट, वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट मीट, ठीक है। तो 100% आंसर इन दो ऑप्शन के बीच में ही होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अभी देखो वार्म एंड कोल्ड करंट जब मिलते हैं तब क्या होता है, एक फिशिंग ग्राउंड बनती है, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिशिंग ग्राउंड्स, तो याद रखना जापान में सबसे मतलब जापान में दो जगह है वो फिशिंग ग्राउंड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो एक है ओएशियो और दूसरा है कुरोशियो, ठीक है। अभी एक और जगह है न्यू फाउंडलैंड में, जिसका नाम है ग्रैंड बैंक, आर फेमस फॉर फिशिंग ग्राउंड। फिशिंग ग्राउंड मतलब क्या होता है कि वहां पे जो फिश का प्रोडक्शन रहता है ना वो सबसे ज्यादा रहता है, जो फिश करने के लिए, फिशिंग करने के लिए सबसे अच्छा ग्राउंड माना जाता है, ठीक है। अभी ये न्यू फाउंडलैंड में जो ग्रैंड बैंक बनी है ना, वो हमें तो पता है कोल्ड और वार्म करंट से बनी है। बट कौन सा कोल्ड करंट है वहां पे, तो वो है लैब्राडोर करंट, जो कि कोल्ड है। और वार्म करंट का नाम है नॉर्थ एटलांटिक करंट, जो कि वार्म है। इन दोनों की वजह से ग्रैंड बैंक बनी है न्यू फाउंडलैंड में,
ठीक है। तो लैब्राडोर कोल्ड करंट है और नॉर्थ एटलांटिक करंट एक वार्म करंट है। तो ये भी याद रखना, इंडिविजुअली भी ये स्टेटमेंट पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट? ठीक है, करेक्ट कौन सा है? प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस कैनोपी, मतलब ये बोलते हैं कि इस तरह से पेड़ है, कंटिन्यूअस कैनोपी फॉर्म हो रही है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं। कोएग्जिस्टेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, अभी देखो फॉरेस्ट है तो लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज तो होगी ही। ठीक है, मतलब दो तो हर हालत में सही है, ये गया मतलब टू थ्री, वन टू थ्री। तो थ्री स्टेटमेंट तीन को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो सही ही है। ओके, अभी देखो प्रेजेंस ऑफ टॉल और क्लोजली सेट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इस तरह से कैनोपी फॉर्म होती है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग constitute capital account? Select the correct answer given below. तो पहले समझते हैं कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है। तो कैपिटल अकाउंट मतलब नेट फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू इकोनॉमी, नेट फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी किस तरह से फ्लो होती है? तो फॉरेन लोन्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से। और एक और तरीके से होता है, वो है चेंज इन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब ये प्राइवेट रिमिटेंस किस में आता है? देखो आपने कैपिटल अकाउंट तो पढ़ा है, हमने काफी बार सुना है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी विद इन गिवन ईयर ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। मतलब ये देखो, ये कंट्री है, इनका ये 2024 इस साल में इनफ्लो और आउटफ्लो कितना हुआ है, उसे कहते हैं करंट अकाउंट। तो इसमें आता है प्राइवेट रेमिटेंस। ठीक है, बाहर कंट्री से अ, अभी देखो अपन इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो भारत से जो लोग बाहर जाके पैसा कमा के इंडिया में भेज देते हैं उसे कहते हैं रेमिटेंस। तो ये आता है करंट अकाउंट कैटेगरी में। और कौन कौन से चीजें करंट अकाउंट में कैटेगराइज होते हैं? तो एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा टूरिज्म, तीसरा है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट काउंसलिंग अकाउंट, और एक है लीगल सर्विस। ठीक है, तो इस चीजों को याद रखना। एक एक और चीज है, गिफ्ट्स आल्सो बी कैटेगराइज इन करंट अकाउंट। ठीक है, गिफ्ट्स आर कैटेगराइज इन करंट अकाउंट। तो नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट इन कैपिटल अकाउंट की जगह पे वो करंट अकाउंट भी बोल सकता है। तो इसका तो 56 का आंसर है 1 to 4, ऑप्शन बी। Consider the following historical places. Which of the above places also known for mural painting? तो पहले समझते हैं कि मुरल पेंटिंग होती क्या है। तो मुरल पेंटिंग मतलब जो वॉल्स पे बनी हुई पेंटिंग रहती है ना, उसे कहा जाता है मुरल पेंटिंग। तो ये अजंता केव्स और लेपाक्षी टेम्पल में पाई जाती है, सांची तुपा में पाई नहीं जाती। सांची तुपा किसने बनवाया था? हु बिल्ड द सांची तुपा? तो वो थे अशोका, 3rd सेंचुरी में। ठीक है, अजंता केव्स वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज टैग भी इसे मिला है। यहाँ पे हमें सिर्फ बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स मिलते हैं देखने के लिए। और अजंता केव्स किसने बिल्ड किया है? तो वो है हरिसेना। ठीक है, हरिसेना एम्परर ने अजंता केव्स अजंता केव्स को बिल्ड किया है। लेपाक्षी टेम्पल को किसने बिल्ड किया है? तो वो विजयनगर के जो किंग्स है, उन लोगों ने लेपाक्षी टेम्पल को बिल्ड किया हुआ है। और कौन कौन सी जगह पे हमें मुरल पेंटिंग देखने को मिलते हैं? तो एक है बाग केव्स, दूसरा है सीता नवासल केव्स, उसके बाद अरममालय, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, अरममलाई केव्स जो कि तमिलनाडु में है।
सबसे फेमस अपने कैलाश टेम्पल, जो कि एल्लोरा केव्स में है। ठीक है, एल्लोरा केव्स में हमें हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था ना, अजंता केव्स में सिर्फ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट मिलते हैं, उस तरह से एल्लोरा में हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनिज्म वाले मॉन्यूमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है। और को अभी देखो, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को याद रखना, मुरल पेंटिंग्स जो है, अभी तक के जो हिस्टोरिकल रिसर्च है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मुरल पेंटिंग्स डिपिक्ट्स डिपिक्ट क्या करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन रिलीजियस फिलोसॉफी या फिर उनकी जो थीम्स है ना, उसको ज्यादातर डिपिक्ट करता है। ठीक है। और जो मुरल पेंटिंग्स है ना, तो उन्होंने ही बुद्धिस्ट लाइफ को डिपिक्ट किया है इन जातका टेल्स के स्वरूप में। ठीक है, जातका टेल्स के स्वरूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सांख्य स्कूल। तो सांख्य स्कूल करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सांख्य स्कूल की शुरुआत किसने की थी? हु इज द फाउंडर ऑफ सांख्य स्कूल? तो महर्षि कपिला, इन्होंने चालू किया था। तो सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दे एक्सेप्ट थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन। सांख्य होल्ड दैट इट इज द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स द लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और एजेंट। ठीक है। अभी देखो, ये जो स्टेटमेंट टू है ना, वो सांख्य स्कूल की जो फिलॉसफी है, उनकी जो थॉट्स है ना, उसको एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अभी एक चीज को याद रखना, अभी आगे जब और पीवाईक्यूज आएंगे ना, मैं तभी भी आपको रिमाइंड कर दूंगा। ये जब ऐसे स्कूल आते हैं, तो ये स्कूल पे ये जो स्टेटमेंट है ना, जो फिलॉसफी बताते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ना, ये स्टेटमेंट सही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, which of the following principle is are implied institutionally in the parliamentary government? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसमें क्या क्या सही है? मेंबर ऑफ कैबिनेट आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सही है। मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस स्टिल एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। कैबिनेट इज द हेडेड बाय हेड ऑफ स्टेट, नहीं दोस्तों, कैबिनेट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट जिसे ही और क्या नाम है? डी फैक्टो। और ये हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, जिसे डी ज्यूर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी के क्वेश्चन अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर कोई आपको डाउट या फिर कोई सजेशन देना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।